नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज से हम एक नया प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो भाई बच्ची बच्चा मम्मी पापा दादा दादी सब लोग आकर के बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है और भारतवर्ष की ये वो सच्चाई है जिसको कि नमन करने के लिए स्वयं इतिहास और स्वयं समय रुक जाता है। तो इस कड़ी में हमारे प्रश्न हैं कि भाई शिवाजी महाराज आगरा क्यों गए? उन्हें आगरा पहुंचने का निमंत्रण क्यों मिला था? उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ मिलकर मुगलों के लिए युद्ध क्यों किए थे? पुरंदर की संधि क्या थी? भूषण साथ हमारी इस कड़ी में हमने ऐसा क्यों कहा है कि पुरंदर की संधि वास्तव में मराठा साम्राज्य की नींव का एक सशक्त स्तंभ थी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर शुरू होता है कुछ इतिहास और कुछ भूगोल में। आइए सुनते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए मात्र इतिहास नहीं भूगोल भी समझना पड़ेगा। हमें इन दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, यानी मुगलिया पक्ष और शिवाजी महाराज का पक्ष। तो पहले मुगलों के पक्ष से शुरुआत करते हैं। मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी के अंदीजान शहर से चलकर अपने परदादा तैमूर की राजधानी समरकंद की तरफ बढ़ा। समरकंद ही उज्बेकिस्तान में है। समरकंद से वो काबुल पहुंचा, लेकिन काबुल पहुंचने के बाद समरकंद हार गया। अब बाबर के सामने सवाल यह था कि पश्चिम दिशा में जाकर समरकंद को जीतने की फिर से कोशिश की जाए या फिर पूर्व दिशा में भारत पर चढ़ाई की जाए। तो काबुल से लाहौर के रास्ते बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। उसे रोकने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली से निकला। दिल्ली से लगभग 80-90 किलोमीटर उत्तर की दिशा में पानीपत में दोनों सेनाओं की मुलाकात हुई और वहां बाबर ने इब्राहिम लोदी और लोदी सल्तनत को खत्म कर दिया। 1526 ईस्वी की यह लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानी जाती है और इसके बाद बाबर ने भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। बाबर के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ हुमायूं, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद उर्फ अकबर और फिर नूरुद्दीन मोहम्मद यानी जहांगीर ने इस मुगलिया सल्तनत का विस्तार किया। इस सल्तनत की राजधानी दिल्ली से 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ आगरा में थी। इसका विस्तार कुछ ऐसे हुआ। आगरा के पश्चिम में आज के राजस्थान का जो उर्दू भाग है वो मुगलिया सल्तनत ने अपने कब्जे में किया और आगरा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में आज के उत्तर प्रदेश, उत्तरीय मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग के जो मैदानी इलाके हैं वो सब भी मुगलिया सल्तनत के कब्जे में आए। ये विस्तार कुछ 100 सालों में हुआ, लेकिन इन 100 सालों में मुगल दक्षिण की ओर ज्यादा नहीं बढ़ पाए। इसे समझने के लिए जरा भूगोल भी देख लेते हैं। बाबर की जन्मस्थली अंदीजान जो फरगना घाटी में है, उसके उत्तर में तियन शान पर्वतमाला और दक्षिण में अलाई पर्वतमाला है। अंदीजान से समरकंद का रास्ता लगभग 600 किलोमीटर का पथरीला रास्ता है। समरकंद से काबुल का रास्ता लगभग 850 किलोमीटर पथरीला रेगिस्तान है। समरकंद तक बाबर की सेना छोटी थी। काबुल में बाबर ने काफी समय बिताया और सेना को बड़ा किया। फलस्वरूप काबुल से लाहौर की तरफ बाबर की जो सेना निकली वो पथरीले रेगिस्तान में कैसे लड़ाई की जाए, कैसे कूच की जाए, ये समझती थी। काबुल से लाहौर का जो रास्ता है उसमें से आधे में तो हिंदू कुश पर्वतमाला का दक्षिण भाग है जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला के बाद पंजाब के खुले मैदान शुरू हो जाते हैं। तो बाबर की ये सेना जो कि पथरीले रेगिस्तान में लड़ती थी उसे खुले मैदान मिले जहां पर आराम से खाना मिलता है और खूब सारा पानी मिलता है। आगरा से पूर्व दिशा में भी इसी तरह के मैदान हैं। परिणाम यह हुआ कि मुगलिया सल्तनत बंगाल तक बढ़ती चली गई। आगरा के पश्चिम में हालांकि रेगिस्तान है लेकिन सपाट जमीन है और राजस्थान के कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर बाबर को और उसके बाद के सुल्तानों को कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विजय मिली। अब आते हैं आगरा के दक्षिण में चंबल की घाटियां, मालवा का पठार। मालवा के पठार के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, उसके दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा के दक्षिण में दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के पश्चिम में अरब सागर और उससे पहले कोंकण का तट और उससे पहले सह्याद्री के उत्तुंग शिखर। ये ज्योग्राफी दुरूह है।
मुश्किल है। इसके अलावा अहम बात एक और है। जहांगीर ने और उसके बाद शाहजहां ने अहमदनगर केंद्रित निज़ाम शाही को ख़त्म किया। निज़ाम शाही बहुत बड़े एरिया में फैली थी, लेकिन ये जो एरिया है ये सूखा प्रदेश है, कम बारिश होती है। तो जो सेना यहाँ लड़ती थी उसका रसद और कुमद यानी उसकी सप्लाईज वो बहुत दूर से लानी पड़ती थी। तो यहाँ लड़ाई करना न केवल ज्योग्राफी की वजह से मुश्किल है, सेना की मेंटेनेंस की वजह से भी मुश्किल है। इस निज़ाम शाही के दक्षिण में बीजापुर स्थित आदिल शाही थी और इसके पूर्व में गोलकोंडा स्थित कुतुब शाही थी। ये दोनों कुतुब शाही और आदिल शाही बड़ी थीं और खूब मालदार थीं। इनकी सेनाएं डिसिप्लिन थीं, तो दक्षिण में जा पाना आसान नहीं था। तो ये तो रहा संक्षेप में मुगलिया पक्ष। अब दूसरा पक्ष और भी संक्षेप में देखते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ। उनके दादाजी मालोजी राजे भोसले, उनके पिताजी निज़ाम शाही में सेवारत थे और इनके पास बहुत बड़ी जागीरें थीं। यही इसके मालिक, एडमिनिस्ट्रेटर सब थे। लेकिन निज़ाम शाही खत्म होने के बाद हालांकि शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत के मुलाजिम हुए और जागीरदारी का वही सिलसिला जारी रहा, लेकिन उनकी जागीरों को सुल्तान की तरफ से एक अजीब सी थ्रेट हमेशा बनी रहती थी। जब हमारे शिवराय बड़े हुए तब उन्होंने कहा कि भाई हमारी जागीर का कंट्रोल हम खुद अच्छे से करेंगे, और इसलिए सन 1647 से 1649 1647 to 1649 ईस्वी के बीच शिवाजी महाराज ने 4 किलों पे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ये किले कौन से थे? राजगढ़, तोरणा, कोंढाणा और पुरंदर। उसके बाद इस रीजन के यानी पुणे और उसके आसपास के जो मावल रीजन है उसके दक्षिण पश्चिम में जावड़ी में उन्होंने मौर्य वंश के नए राजा को स्थापित किया। लेकिन ये वंश शिवाजी महाराज से नाखुश रहने लगा। परिणाम यह हुआ कि 1656 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर कब्जा किया, जिसके कारण उन्हें कोंकण तट का एक्सेस मिला। अगले 2-3 सालों में उन्होंने वसई, कल्याण और संगमेश्वर के शहर दुर्ग अपने कब्जे में किए और इसके साथ साथ 1658 में जुन्नर और अहमदनगर में जहां पर मुगलिया सिपहसालार थे वहां पर आक्रमण किया। 1660 में बीजापुर के सिपहसालार अफजल खां की मुलाकात शिवाजी से प्रतापगढ़ में हुई और यहां पर शिवाजी ने अफजल खां को खत्म किया। इस मुलाकात की और प्रतापगढ़ की लड़ाई की गूंज पूरे भारत में फैली। इसके बाद ही कुछ रिवर्सल्स हुए शिवाजी महाराज के लिए। सिद्दी जौहर के नेतृत्व में पन्हाड़ा दुर्ग शिवाजी महाराज के हाथ से जाता रहा। फिर औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां दक्खन का सूबेदार बन के आया और उसने कुछ किले फतेह किए। चाखड़ की लड़ाई बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। शाइस्ता खां ने अपना अड्डा पुणे के लाल महल में बनाया। ये वो लाल महल था जहां पर शिवाजी खुद बड़े हुए थे। 1663 के अप्रैल की वो घटना है जब शाइस्ता खां पे शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया और अंधेरे में जब शाइस्ता खां अपनी जान बचा के भागा तो उस पर जो प्रहार हुआ उसमें उसकी 3 उंगलियां कट गईं। बड़ा मजेदार किस्सा है, ये हम आगे की कड़ियों में बताएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि शाइस्ता खां को तो गुस्सा होकर औरंगजेब ने बंगाल भेज दिया सूबेदार बना के और दक्खन में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार रखा। लेकिन फिर शिवाजी महाराज के ऊपर विजय पाने के उद्देश्य से मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया दक्खन। मिर्जा राजा पराक्रमी, साहसी और बहुत उम्दा सिपहसालार थे। बहुत ज्यादा बड़ी सेना लेकर मिर्जा राजा ने शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया और यहां पर 1665 में पुरंदर के किले पर फतेह पाई। इस वजह से शिवाजी महाराज को संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा था। संधि तब होती है जब परस्पर विरोधी दलों की शक्ति एक जैसी ही हो, अन्यथा वो समर्पण कहलाता है। ये पुरंदर की संधि थी। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि पुरंदर के युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हुई थी। मैं ये नहीं मानता। इन इतिहासकारों ने यदि उन संधि की शर्तों को ध्यान से पढ़ा होता, यदि उस भूगोल के विषय में जरा विचार किया होता तो वो मेरे मत से सहमत होते। वास्तविकता यह है कि पुरंदर में शिवाजी महाराज ने तलवार के बल पर भले ही विजय न प्राप्त की हो, लेकिन 2 दिनों में मुगलिया खेमे में मिर्जा जयसिंह के सामने बैठकर अपनी सोच, अपने चिंतन और मसी और लेखनी के बल पर शिवाजी महाराज ने वो विजय प्राप्त की जो कि मराठा साम्राज्य की नींव का
एक सशक्त स्तंभ बन गई। आइए जरा गौर करते हैं। ध्यान रहे, पुरंदर की संधि संधि थी, समर्पण नहीं। शिवाजी महाराज ने 1657 और 58 के बीच जुन्नर और अहमदनगर इन दो शहरों पर आक्रमण किया। क्यों? यहां से निकल निकल कर मुगलिया सेना शिवाजी महाराज की टेरिटरीज में आकर वहां के लोगों को आक्रांत करती थी। व्यापारियों को परेशान करना, किसानों का धन लूट लेना, ये सब होता था। और 1663 में शाइस्ता खान, जिसने कि पुणे के उस लाल महल को अपना हरम बना रखा था जहां शिवाजी महाराज खुद बड़े हुए थे, उस शाइस्ता खान पर शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे में आक्रमण किया और उसका परिणाम तो हम जानते हैं। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। ऐसा क्यों हुआ? शाइस्ता खान 3 साल पुणे में अड्डा जमाए रहा। इस दौरान उसने शिवाजी महाराज की जागीरों में से बहुत सारा पैसा लूटा। ये टेरिटरी, ये जागीरें मुगलों की नहीं थीं, वो बस अड्डा जमाए हुए थे। तो शाइस्ता खान के जाने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ पत्राचार किया कि भाई मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। मुगलों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो 100 सुनार की और 1 लोहार की होती है। सूरत ट्रेड का एक गढ़ था और वहां से खूब सारा पैसा मुगलों के पास आता था। शिवाजी महाराज ने एक हाथ सूरत में मारा और कहा कि भाई मेरा जितना नुकसान हुआ है मैं एक बार में तुम लोगों से वसूल कर लूंगा। इस सब से मुगलों की नींद उड़ गई। अच्छा, बहुत पहले शाहजहां ने यह ऑर्डर दिया था कि सूरत से जो रेवेन्यू आएगा वो उनकी पुत्री यानी औरंगजेब की बहन जहां आरा के नाम होगा। तो शिवाजी महाराज के सूरत के आक्रमण के बाद मैडम जहां आरा दहाड़े मार के रो रही थी कि मेरा पैसा मेरा पैसा। ऐसे में मुगलों के सबसे बड़े अलायंस पार्टनर महाराज जयसिंह प्रथम खड़े हुए, बोले जिले जुबानी इत्यादि इत्यादि, मैं जाता हूं शिवाजी महाराज पे आक्रमण करने के लिए। आप बस एक काम कीजिए, मुझे जितनी सेना आप दे सकते हैं दे दीजिए। तो इस बहुत बड़ी सेना को लेकर राजा जयसिंह प्रथम पुणे के पास सासवड़ में अपना अड्डा जमाते हैं। इस जगह से वो शिवाजी महाराज और आदिल शाही दोनों पे नजर रख सकते हैं। राजा जयसिंह की टैक्टिक्स शाइस्ता खान के बिल्कुल विपरीत थी। चाकण के युद्ध के बाद शाइस्ता खान ने सोचा कि भाई शिवाजी महाराज के दुर्ग को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ चोरी चकारी लूटपाट करके खुश रहूंगा और अपने हरम में अय्याशी करूंगा। राजा जयसिंह सिपाही आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी महाराज के दुर्ग और कठिन से कठिन दुर्ग जीतूंगा और इसलिए सबसे पहले पुरंदर पर चढ़ाई की। उसके निचले भाग में जो किला है रुद्रमल वज्रगढ़, उस पर चढ़ाई कर उसको जीता। तो किलाध्यक्ष मुरारबाजी देशपांडे अपने जाबाज मराठों की सेना लेकर नीचे आए और खूब जम के युद्ध किया। एक समय यह प्रतीत होता था कि पूरी मुगलिया सेना को ये कुछ रणबांकुरे मराठा नीचे खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। मुरारबाजी देशपांडे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। एट दिस पॉइंट यहां पर हम जरा शिवाजी महाराज के मन में क्या चल रहा होगा ये देख लेते हैं। 1660 ईस्वी में जब सिद्दी जौहर ने पन्हाड़ा के दुर्ग पर आक्रमण किया था तो शिवाजी महाराज स्वयं वहां पहुंचे थे अपने लोगों की और दुर्ग की रक्षा करने के लिए। लेकिन सिद्दी जौहर की घेराबंदी बहुत पक्की थी। अंत में निर्धारित यह किया गया कि शिवाजी महाराज वहां से निकलकर राजगढ़ की तरफ रवाना होंगे रातों रात। एक बरसात की रात ऐसे ही हुआ, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद सिद्दी जौहर के सिपाहियों को इस बात की भनक लग गई और उस समय एक दर्रे में बाजी प्रभु देशपांडे अपने एक छोटे से दस्ते के साथ रुके। बेहद बहादुरी के साथ सिद्दी जौहर की एक बहुत बड़ी फौज को रोका। फलस्वरूप शिवाजी महाराज अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे, लेकिन वीर बाजी प्रभु देशपांडे लड़ते हुए शहीद हो गए। ऐसे ही जब शाइस्ता खान की फौज ने चाकण पर आक्रमण किया तो वहां पर एक छोटे से दस्ते का नेतृत्व करते हुए फिरंगोजी नरसाड़ा ने 54 दिन तक एक बहुत बड़ी मुगल सेना को रोके रखा। इसकी वजह से शिवाजी महाराज पीछे की प्लानिंग कर पाए, लेकिन अंत में सब लोग वीरगति को प्राप्त हो गए और अब पुरंदर में मुरारबाजी देशपांडे नहीं रहे। शिवाजी महाराज के कुछ बहुत वीर जनरल्स और इनके साथ साथ सहस्त्रों सैनिक और प्रजा मार दिए गए थे। प्रजा इसलिए क्योंकि आदेश यह था कि रास्ते में जो गांव जो खेत आए उन सबको नष्ट कर दो। अब शिवाजी महाराज के सामने विकल्प बड़ा स्पष्ट था, अपने साथियों को बचाओ, अपनी प्रजा को बचाओ और जो है उसे संजो कर रखो ताकि जब वक्त बदलेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में आ पाओ। और इसलिए शिवाजी महाराज ने जयसिंह जी को संधि के कुछ प्रस्ताव भेजे।
अब यहाँ जरा जयसिंह जी को देखते हैं। जयसिंह जी शिवाजी महाराज से मिलना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि वो कौन व्यक्तित्व है जो कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों से लोहा लेने का और जीतने का साहस कर सकता है और सफल भी होता है। इसलिए शिवाजी महाराज के एक एक संधि के प्रस्ताव को ठुकराते गए। शिवाजी महाराज भी समझ गए कि जयसिंह जी उनसे मिलना चाहते हैं। अंत में शिवाजी महाराज ने स्वयं आने की बात की और थोड़ी सी सेना के साथ एक पालकी में बैठ करके आए। उस पालकी के कहार 6 ब्राह्मण थे। शिवाजी महाराज कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। जयसिंह जी के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी सुनी थी। एक उसमें से अच्छी बात यह थी कि शरणागत पर और ब्राह्मण पर वो कभी वार नहीं करते थे। तो इसलिए ब्राह्मण कहार इन 2 राजाओं के बीच संधि की बातें शुरू हुई। जैसे जैसे शिवाजी महाराज अपना पक्ष रखते गए, वैसे वैसे राजा जयसिंह के मन में शिवाजी महाराज के प्रति आदर सम्मान बढ़ता गया। शिवाजी महाराज को इतना विश्वास था कि यहाँ शत्रुओं के बीच उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जयसिंह जी वहां पर हैं। 2 दिन संधि के डिस्कशंस चले और शिवाजी महाराज वहीं रहे। इन सब का विवरण हमें मिलता है वहां मौजूद कुछ फिरंगियों से। अब जो मैं आपको कंडीशंस बताने जा रहा हूं, वास्तव में क्या कुछ गया हाथ से, आइए देखते हैं। संधि की पहली कंडीशन थी कि शिवाजी महाराज अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों के हवाले कर दें। इनमें से पुरंदर, रुद्रमल, कोंढाणा, लोहगढ़, रोहिड़ा ये सब दुर्ग मौजूद थे। बचे हुए 12 दुर्ग शिवाजी महाराज अपने पास रखेंगे। इन 12 दुर्ग में से विशेष राजगढ़ और रायरी, जो कि बाद में रायगढ़ के नाम से प्रचलित हुआ, ये दोनों दुर्ग शिवाजी महाराज ने अपने पास रखे। दूसरी कंडीशन कि यदि मुगलिया सल्तनत ये बुलावा देती है, आदिल शाही से, कुतुब शाही से लड़िए, हमारी फौज भी आपके साथ होगी, तो आप तुरंत चल देंगे। शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है। तीसरी शर्त यह कि मनसबदारी यानी आर्मी का कोई ओहदा शिवाजी महाराज अपने लिए नहीं रखेंगे। ऐसा करने से वो खुद औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देने से बच जाएंगे। राजा जयसिंह इस बात के मर्म को समझते थे, तो इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी, जो कि बाद में छत्रपति संभाजी महाराज हुए, 5000 ही मनसबदार होंगे। और चौथी कंडीशन ये कि दक्षिण कोंकण के कुछ एरियाज जो कि उस समय बीजापुर सल्तनत के पास थे, उनको शिवाजी महाराज के टेरिटरी में शामिल करने के लिए मुगल शिवाजी महाराज की मदद करेंगे। ये भी जयसिंह जी मान गए और संधि सील हो गई। अब इन चारों कंडीशंस का एनालिसिस करके देखते हैं कि ये संधि वास्तव में किस प्रकार शिवाजी महाराज के पक्ष में ही थी। देखिए, एक युद्ध में कई सारी लड़ाइयां होती हैं। सो इट इज ओके टू लूज अ बैटल इन ऑर्डर टू विन अ वॉर। एक आध लड़ाई आप हार जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध तो जीतना है। 23 किले गए तो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट किले थे, राजगढ़ ये वो किला था जो कि पुणे के मावड़ क्षेत्र में सबसे पहले शिवाजी महाराज ने अपने कंट्रोल में लिया था। इस एरिया का चप्पा चप्पा शिवाजी महाराज जानते थे, यहीं पर वो रहते भी थे। इसी तरह से रायरी या बाद का रायगढ़ वो किला था जिसका की एक्सेस बहुत दुर्गम था, और इसीलिए रायगढ़ का भी शिवाजी महाराज के पास होना अत्यंत आवश्यक था कि बाद में जब इन लड़ाइयों से जो उथल पुथल हुई है वो शांत हो जाएगी, तो शिवाजी महाराज फिर इन कुछ दुर्ग से जो उनके पास थे अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण करेंगे। रही बात इसकी कि यदि दिल्ली से आदेश आए कि भाई हमारे बिहाफ पर आप गोलकोंडा पे चढ़ाई कर दीजिए, बीजापुर पे चढ़ाई कर दीजिए, तो शिवाजी महाराज तुरंत एग्री कर जाएंगे। तो भाई शिवाजी महाराज ने सोचा, नेकी और पूछ पूछ, मैं भी चाहता हूं कि आदिल शाही और कुतुब शाही को जीत लूं। अगर मुगलिया सेना भी मेरे साथ है तो इन्हें जीत लेंगे, मुगलों के साथ बाद में निपट लेंगे। और साथ साथ मुगलिया सेना कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे ऑपरेट करती है, इसकी जानकारी मुझे फर्स्ट हैंड मिल जाएगी। उनके सिपह सालार क्या सोचते हैं, उनके फॉर्मेशंस क्या हैं। और ऐसा ही हुआ। ये जो जानकारी शिवाजी महाराज को बीजापुर के कैंपेन्स में मिली, मुगलों के साथ लड़ते लड़ते, ये उनके आगे चल के बहुत काम आई, मुगलों को ही हराने में। तीसरा, मनसबदारी। अपने 5000 घोड़े और उनके साथ के सवार औरंगजेब की सेवा में। और सेवा क्या? यही कुतुब शाही और आदिल शाही के किले फतेह करना। तो ठीक है। अंतिम पॉइंट, दक्षिण कोंकण के वो कुछ स्थल। मुगलिया सेना की नेवी एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट थी। ये हमें स्पष्ट दिखता है उधर भारत के पूर्व में लचित बड़फुकन और रतन बुरगोहेन के साथ की लड़ाई में।
जिनकी नेवल वॉरफेयर की वजह से मुगलिया सेना को बड़ी करारी हार मिली थी। हमें यह मालूम है कि पुरंदर की संधि से 9 वर्ष पहले शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर विजय पाई थी और जावड़ी जीतने का कारण यह था कि कोंकण तट का एक्सेस उन्हें चाहिए था। क्यों? नेवी बनाने के लिए। जब यह संधि करनी पड़ी तो कोंकण के कुछ इलाके भी गए, लेकिन जो जरूरी इलाके थे वो शिवाजी महाराज ने अपने पास रखे और यहां से अपनी नेवल स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट किया, उसे बढ़ाया। तो अब हमने इन 4 पॉइंट्स का एनालिसिस कर लिया है। इनमें पराजय की बू कहां आती है, जरा ये बता दीजिए हमको। और इसीलिए पुरंदर की संधि मराठा साम्राज्य की जो नींव रखी जा रही थी उसमें एक कदम और था। कवि भूषण ने एक दोहे में कहा है, तय जयसिंह ही गढ़ दिए शिव सरजा जस हेत, लीनो कईयों बरस में बार न लागी देत। वो शिवाजी महाराज को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, तय आपने मिर्जा राजा जयसिंह को ही तो गढ़ दिए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि संधि कवि भूषण कहते हैं कि मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। ये मिर्जा राजा जयसिंह जी की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। कवि भूषण शिवाजी महाराज से कह रहे हैं कि अपने 35 में से 23 गढ़ आपने दिए हैं इस संधि के अंतर्गत, और ये भी आपने इसलिए दिए हैं कि बाद में आपके मन में जो योजना है उसे आप मूर्त रूप दे सकें। और ये दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि लीनो कईयों बरस में, कुछ ही वर्षों में शिवाजी महाराज ने वो सारे गढ़ जो दिए थे वो वापस ले लिए। बार न लागी देत, कोई विलंब नहीं किया उन्होंने। कब से विलंब नहीं किया? जब से आगरा से वो वापस आए उसके बाद लगभग 2.5 वर्ष उन्होंने जो 12 गढ़ उनके पास रह गए थे उसमें अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, और फिर जो मुगलों पर धावा बोला तो उनके उस वेग को रोकने की क्षमता तो किसी में नहीं थी। अब जब संधि हो चुकी थी तो शिवाजी महाराज ने बिल्कुल भी विलंब न करते हुए जो गढ़ उन्हें देने थे वो दे दिए। संभाजी राजे को मनसबदार बनाने के लिए जो ऑफिशियल प्रोसीजर्स करने थे वो शुरू करवा दिए, और तुरंत जो गढ़ उनके पास रह गए थे उसमें अपने आप को सुदृढ़ करना शुरू किया और अपने मिलिट्री और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत जोर शोर से ध्यान देना शुरू किया। देखिए, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन आज जो समय हमारे पास है उसमें हम बिना रुके बिना थके जितनी तेजी से जितनी बुद्धिमत्ता से काम कर लें उतना अच्छा। और इस एक बात का इतना ज्वलंतशील, इतना अच्छा उदाहरण शिवाजी महाराज हमारे सामने रख गए हैं कि क्या बात है। आइए देखते हैं। 13 जून 1665 ईस्वी की पुरंदर की संधि के बाद सबसे पहले शिवाजी महाराज ने 35 में से 23 गढ़ों को जयसिंह जी के हवाले किया और फिर 8 वर्षीय संभाजी राजे को मनसबदारी के लिए तैयार किया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किए। श्रावण, भाद्रपद और अश्विन मास थे। पुणे और पास के मावल क्षेत्रों में निसर्ग का सौंदर्य देखते ही बनता था। कुछ इस सौंदर्य ने, कुछ जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, विजयदशमी और दीपावली के पर्वों ने, और कुछ छत्र छाया प्रदान करते हुए शिवाजी महाराज के वहां होने ने पहले शाइस्ता खान, फिर दिलेर खान और राजा जयसिंह के प्रहारों से आक्रांत प्रजा को बल प्रदान किया और इस विषम काल में भी आह्लादित होने का एक कारण दिया। इसी समय शिवाजी महाराज ने अपनी सेना का पुनर्निर्माण आरंभ किया। वीर गति को प्राप्त हो गए परम श्रद्धेय बाजी प्रभु देशपांडे जी, फिरंगोजी नरसाड़ा जी और मुराद बाजी देशपांडे जी से प्रेरित होकर कुछ और बलवान और प्रकृष्ट सेना नायकों को तैयार किया। इसके साथ साथ शिवाजी महाराज ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और ऐसा सुचारू बनाया कि जब वे युद्ध के लिए निकले हों तो उनके पीछे अधिकारी राज्य को सुसंचालित रख सकें। इतने में जयसिंह जी ने निर्धारित किया कि दीपावली के बाद आदिलशाही पर चढ़ाई होगी। तो इस अंतराल में शिवाजी महाराज और उनके सेना नायकों के साथ उनकी पूरी सेना मुगलिया सेना के साथ मिलकर तैयारी कर रही थी और सहर्ष ये देख रही थी, सीख रही थी कि मुगलिया सेनाओं का संचालन कैसे होता है, उनकी टैक्टिक्स क्या होती हैं। सारे मराठा ये जानते थे कि ये जानकारी आगे चल के उनके बहुत काम आने वाली है। नवंबर और दिसंबर 1665 में मुगलिया और मराठा सेना ने मिलकर आदिलशाहियों पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उनकी सेना ने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे दुर्ग जीते। उनकी विजय गाथाएं जयसिंह जी के जरिए औरंगजेब तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ
औरंगजेब को खुश होते देख जयसिंह जी ने सोचा क्यों ना शिवाजी महाराज को मना लिया जाए कि वो औरंगजेब से मिल लें। अच्छा, शिवाजी महाराज के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार चल रहा था, बस कारण अलग था। शत्रुओं को साथ लेकर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हुए, यानी मुगलों के साथ और आदिल शाहियों के विरुद्ध लड़ाइयां जीतते हुए शिवाजी महाराज और उनकी सेना मुगलिया सेना की टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी समझने लग गए थे। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि मुगलों के सरगना औरंगजेब को भी समझ लिया जाए। इतने में एक और चीज हो गई। कॉमन सेंस को साइड में रख करके मुगलिया सेना ने विजयपुरा बीजापुर पर चढ़ाई कर दी और हार गए। मौका देखकर कुतुब शाही ने आदिल शाहियों को मित्रता का प्रस्ताव भेजा। इसकी भनक जयसिंह जी और शिवाजी महाराज को लग गई। मुगल डर गए और शिवाजी महाराज उत्फुल्लित हो गए। उन्होंने जयसिंह जी से कहा कि कुतुब शाही और आदिल शाही सेना के सम्मिलित बल को मराठा अकेले संभाल लेंगे। आप औरंगजेब से कहकर इन दोनों को मुझ पर छोड़ दीजिए। जयसिंह जी को यह प्रस्ताव पसंद आ गया। अच्छा, उस समय जयसिंह जी की आवश्यकता उत्तर और उत्तर पश्चिम में थी, जहां पर अफगान मुगलों की तुड़तुड़ी बजा रहे थे। उधर पूर्व में भी अहोम साम्राज्य पर विजय पाना असंभव हो रहा था और दक्खन में मुगलों के पास औरंगजेब का नाकारा बेटा मुअज्जम और बलिष्ठ पर युद्ध नीति में पैदल दिलेर खां थे। बस एक व्यक्ति थे जो सर्वगुण संपन्न थे और दक्खन को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। वो थे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का प्रस्ताव सुनते ही जयसिंह जी ने औरंगजेब और अपने पुत्र राजा राम सिंह जी को सूचित किया और यह वचन दिया कि शिवाजी महाराज, संभाजी राजे और उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों में से किसी का भी एक भी बाल बाका नहीं होगा। जयसिंह जी का वचन सर्वमान्य था। औरंगजेब को भी पता था कि मुगलिया साम्राज्य जयसिंह जी के कंधों पर खड़ा है। इनके वचन का गुरुत्व स्वयं शिवाजी महाराज भी देख चुके थे, जब पुरंदर की संधि के दौरान उन्होंने 2 दिन मुगलिया कैंप में बिताए थे। अच्छा, शिवाजी महाराज के दिल्ली गमन की बात चल ही रही थी कि जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई और औरंगजेब ने अपना दरबार आगरा में शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे शिवाजी महाराज का दिल्ली नहीं आगरा गमन हुआ। जब राजगढ़ में वसंत ऋतु का आगमन हो रहा था, उस समय आसपास के क्षेत्रों से मुगलिया सेना का बहिर्गमन हो रहा था। आगरा प्रवास की तैयारियां करने के लिए शिवाजी महाराज के पास लगभग 2 महीने थे। अपनी सेना और प्रशासनिक व्यवस्था के नव निर्माण का भागीरथ प्रयास, जो उन्होंने ज्येष्ठ श्रावण मास में प्रारंभ किया था, अब मूर्त रूप ले रहा था और रुद्र शंकर ही की तरह अपने मस्तक पर आने वाली विषमताओं के वेग को संभालने के लिए शिवाजी महाराज स्वयं को तैयार कर रहे थे। विषमताएं? यह बात सही है कि जयसिंह जी ने वचन दिया था, लेकिन उनका वचन जितनी उच्च कोटि का था, उतनी ही निकृष्ट कोटि की औरंगजेब की धूर्तता थी। किसी अनिष्ट का संशय सभी के मन में था। इसीलिए शिवाजी महाराज के साथ चल रहे सैन्य दल में रणबांकुरों के साथ शीघ्रता से मार्ग और उसके आसपास के स्थानों की परख करने वाले चल रहे थे। तीव्रता से, कुशलता से स्थानीय लोगों में घुल मिल जाने वाले गुप्तचर भी चल रहे थे। शिवाजी महाराज और बहुत से मराठा पहली बार उत्तर भारत की तरफ जा रहे थे। आगे चलकर यहीं पर उन्हें लड़ाइयां जीतनी थी, राज्य व्यवस्था स्थापित करनी थी और अच्छे शासन की बाट जोह रहे जन समुदाय का प्रजापालक बनना था। तो शत्रु के भूक्षेत्र को हर प्रकार से समझना अत्यावश्यक था और इसी ध्येय को मन में लिए हुए शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, सेना नायक, प्रशासन के उच्च पदाधिकारी, मावड़े और अन्य सैन्य दल मिलाकर 4 सहस्त्र से भी अधिक मराठाओं ने फागुन मास में आगरा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में आने वाला हर नगर और हर ग्राम शिवाजी महाराज के जय घोष से गुंजायमान था। मध्य भारत के इस खंड के चप्पे चप्पे की परख करते हुए चपल, चुस्त और वीर मराठे आगरा पहुंचे। आगरा में उनके स्वागत की जिम्मेदारी राजा राम सिंह की थी, लेकिन यह स्वागत बड़ा ढीला सा रहा। स्वागत के हल्केपन से ही शिवाजी महाराज और उनके सहयोगी चौकन्ने हो गए थे। वो समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, कुछ बुरा होने वाला है। शिवाजी महाराज जब आगरा में प्रविष्ट हुए थे तो उनका पूरा दल एक महाराजा वाला दल था। सब लोग अलग अलग पालकियों में, 400-500 लोग। ये ध्यान रहे कि 4000 से ज्यादा मराठा चले थे राजगढ़ से, लेकिन आगरा में कुल 400-500 लोगों ने प्रवेश किया। इसी कड़ी में आगे देखिएगा कि बाकी लोग कहां गए। खैर, 400-500 लोग भी कम नहीं होते। बाकी मनसबदार तो अपने छोटे से दलों के साथ आ गए थे। शिवाजी महाराज का प्रवेश एक राजसी प्रवेश था, लेकिन वहां उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।
उनको उस पंक्ति में खड़ा कर दिया गया जहां पर 5,000 ही मनसबदार थे, और ऐसे मनसबदार थे जिनको कि स्वयं शिवाजी महाराज ने परास्त किया था, जैसे महाराजा जसवंत सिंह जी। इसी पे कवि भूषण ने लिखा है कि सारी पातशाही के अमीर जोरी ठाड़े तहां लाई के बिठायो को सुबन के नियरे, देख के रसीले नैन गर्भ गसीले भय, करे न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत जब धर्यो कर मुठ पर, सब तुरकन के निकस गए जियरे, देख तेग चमक सेवा को मुख लाल भयो, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। शिवाजी महाराज ये समझ गए थे कि औरंगजेब के उस महल से तो उन्हें बाहर निकलना है ही। भाई उस महल में सिर्फ वो और छोटे से संभाजी राजे थे, लेकिन वो ये भी समझ गए थे कि शहर से बाहर वो नहीं निकल पाएंगे। आगरा हालांकि उस समय मुगलिया राजधानी नहीं रह गई थी, लेकिन अभी कुछ ही वर्ष पहले तक तो वो राजधानी थी। तो आगरा तब भी मुगलिया शक्ति का एक बहुत बड़ा गढ़ था, और हालांकि उनके पास 400-500 मराठे थे, लेकिन मुगलिया फौज के कंपैरिजन में कम थे। तो शिवाजी महाराज ये जानते थे कि उस महल से निकलना है, पर शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अतः महत्वपूर्ण यह था कि वो वहां पहुंच जाएं जहां पर अन्य मराठों के साथ वो ठहरे थे। इसलिए अपने आगे आसपास जो लोग थे उन्हें धक्का देकर शिवाजी महाराज बाहर की तरफ निकल लिए थे। कहीं पर उन्हें यह अंदाजा था कि उन्हें नजरबंद कर लिया जाएगा, और ऐसे ही हुआ भी। वो एक राजा थे, औरंगजेब भी राजा था। तो शुरुआती कुछ दिनों में शिवाजी महाराज यूं तो नजरबंद थे, लेकिन शहर में औरंगजेब के सैनिकों के साथ वो आ जा सकते थे। बाद में औरंगजेब ने वो भी बंद करवा दिया। परिस्थिति विकट हो गई थी। इस परिस्थिति से निकलने के लिए उन्होंने क्या योजना किस प्रकार बनाई और उसे कैसे मूर्त रूप दिया, आइए वो जरा सुन लेते हैं। जैसे ही शिवाजी महाराज नजरबंद हुए, उन्होंने वहां से भाग निकलने की योजना बनाना आरंभ कर दिया। इस योजना के 3 प्रमुख आयाम थे। पहला, औरंगजेब को प्रस्ताव भेजना और भेजते रहना। दूसरा, राजा राम सिंह और उनके जैसे अफसरों के साथ मित्रता करना और उनसे आसपास की परिवेश की पूरी जानकारी लेकर रखना, और जितना सहयोग वो कर सकें वो उनसे करवाना। और तीसरा, शिवाजी महाराज के साथ जो मराठा सिपहसालार, सैनिक और गुप्तचर आए थे, उनसे मिलकर वहां से निकलने की एक पूर्णतः त्रुटि रहित योजना बनाना। तो पहले आयाम के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने प्रस्ताव भेजा कि वो मुगलिया सल्तनत के लिए कुतुब शाही और आदिल शाही के साथ युद्ध करेंगे, उनके किले फतेह करेंगे और मुगलिया साम्राज्य को बढ़ाएंगे। इसके लिए उन्हें जाने दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में पहुंचकर अपने सैन्य बल की वृद्धि कर पाए। औरंगजेब ने इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके जवाब में उसने शिवाजी महाराज पर पहरा कड़ा करवा दिया। और राम सिंह जी के जरिए यह बात सुनने को मिली कि शिवाजी महाराज को एक ऐसे अफसर की निगरानी में रखा जाएगा जिसके नीचे मात्र कैदी होते थे, और जो कि इन कैदियों की बड़ी निर्ममता से हत्या करवा दिया करता था। जैसे ही राम सिंह जी ने यह सुना तो औरंगजेब के पास पहुंचे, कहा कि उनके पिता जयसिंह जी ने यह वचन दिया है कि शिवाजी महाराज का बाल भी बांका नहीं होगा, और इस वचन की हर कीमत पर लाज रखी जानी चाहिए। औरंगजेब ने यह बात सुनी और सतही तौर पर हामी भरी, लेकिन एक और पेचीदा प्रस्ताव रखा कि शिवाजी महाराज काबुल जाकर मुगलों के शत्रु अफगानों के साथ लड़ाई करें। शिवाजी महाराज महाराजा जयसिंह जी, जसवंत सिंह जी की तरह से मनसबदार नहीं थे, मुगलों के मुलाजिम नहीं थे। तो औरंगजेब उन पर सख्ती करके ये नहीं कह सकता था कि आपको ये काम करना ही है। इसलिए काबुल जाकर लड़ने का प्रस्ताव लेकर राम सिंह जी शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। शिवाजी महाराज बात समझ गए। यदि वो हाँ करते हैं तो सुदूर काबुल में वो लड़ाई करने पहुंचेंगे और मुगलिया सेना का कोई व्यक्ति उनकी वहां हत्या कर देगा। खबर ये पहुंचेगी कि शिवाजी महाराज लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। औरंगजेब का काम आसान हो जाएगा। वास्तव में औरंगजेब के मन में यही को चक्र चल रहा था। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शिवाजी महाराज ने कहा कि यदि औरंगजेब उनके सारे किले लौटा दें, वो 23 जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें देने पड़े थे, तो एक बहुत भारी राशि शिवाजी महाराज औरंगजेब को एक मुश्त दे देंगे। यह प्रस्ताव भी औरंगजेब ने ठुकरा दिया। इतने बीच जयसिंह जी का एक पत्र औरंगजेब के पास पहुंचता है कि शिवाजी महाराज ने इतनी बढ़िया राज्य व्यवस्था बनाई हुई है कि उनके राज्य को चलाने के लिए उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि ऐसे व्यक्ति को कुछ भी हानि पहुंचाते हैं तो ये मुगलों के लिए अच्छा ना होगा। अतः
शिवाजी महाराज को एक बहुत अच्छे मित्र की तरह से देखा जाए। औरंगजेब ने यह पढ़ा, उसका दिमाग कुछ अलग तरह से चला। उसने सोचा कि अगर व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो शिवाजी महाराज के वहां होने की क्या आवश्यकता। अच्छा, इस पत्र की भनक शिवाजी महाराज को लग गई। तुरंत उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि वो अपने 12 किले भी औरंगजेब को दे देना चाहते हैं। बस इतना हो जाए कि अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को कैसे चलाना है उसकी सीख वो स्वयं जाकर अपने लोगों को दे दें। अब हम औरंगजेब को देखते हैं। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। एक तरफ को औरंगजेब ने यह सोच बना ली है कि मराठा क्षेत्र में शिवाजी महाराज की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उन्होंने ही बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ ये जो नया प्रस्ताव आया है, इसे ठुकराने का बड़ा अच्छा कारण है, तो ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। यहां पर बात प्रस्ताव, जवाबी प्रस्ताव, ठुकराने इत्यादि की नहीं है, बात है समय लेने की। शिवाजी महाराज ने एक तरह से यह समय खरीदा। किस लिए? ताकि जब यह सब चल रहा हो तो उनके सहयोगी उनके वहां से निकलने की जो पूरी योजना है उसे मूर्त रूप दे सकें। अब जब यह अंतिम प्रस्ताव ठुकराया गया तो शिवाजी महाराज ने अपना अंतिम दांव खेला। लड़ाई तो शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता और विवेक की औरंगजेब की बुद्धि के साथ थी, 1:1। तो वर्षों से औरंगजेब के मन में यह संशय, यह डाउट शिवाजी महाराज डालते रहते थे। पिछली कड़ी में हमने देखा था सरजा सुरेश ज्यों दुचित ब्रजराज को। तो ये जो प्रस्तावों का सिलसिला चला, उससे शिवाजी महाराज ये भांप गए कि उन्होंने औरंगजेब के अहंकार को एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है और इसी का लाभ उठाने का वक्त आ गया था। शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरे सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, अब दुनिया में क्या रखा है। वीतराग धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों को इतना सिखा दिया है कि वो मेरा राज्य मेरे बिना चला सकते हैं। मैं यहां उत्तर भारत में आ गया हूं, बैरागी बन जाऊंगा। प्रयाग, काशी यहां चला जाता हूं। प्रयाग में संगम देखूंगा और काशी में घाटों के किनारे अपना बचा हुआ जीवन यापन करूंगा। और उनके ये कहने के साथ साथ उनके हाव भाव, वेशभूषा सब में परिवर्तन हो गया। एक साधु सन्यासी की तरह से शिवाजी महाराज वहां रहने लगे। आग की तरह से यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब सोच में पड़ गया। ये तो सही बात है कि सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए गए थे। यह भी सही बात है कि बिना शिवाजी महाराज के उनका राज्य सुचारू चल रहा है। और यह भी है, औरंगजेब सोच रहा है कि यहां से शिवाजी महाराज तो अब भाग नहीं सकते हैं। तो मियां औरंगजेब ने सोचा कि शायद इस सब से दुखी होकर यह आदमी बैरागी हो गया है। फिर भी औरंगजेब ने बड़ी कुटिलता से एक जवाबी प्रस्ताव भेजा कि प्रयाग में उनका एक सूबेदार है, उसके महल में शिवाजी जाके रह सकते हैं। वास्तव में यह महल नहीं, एक कारागार था। यह बात शिवाजी महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जवाब क्या आता है कि अरे मैं तो बैरागी हो गया, महलों का मुझे क्या काम, मैं तो संगम देख लूं, उसके बाद काशी चला जाऊंगा। तो बड़े लाघव से यह प्रस्ताव भी शिवाजी महाराज ने अपनी ओर से ठुकरा दिया और वीतराग में डूब गए। वैराग्य में डूबे हुए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को संदेशा भिजवाया कि अब मेरे सहयोगियों का यहां क्या काम, इन्हें वापस जाने दिया जाए। औरंगजेब और खुश हो गया, कह रहे वाह, अब तो शिवाजी महाराज अकेले रह जाएंगे, इनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं बचेगा, जाने दो। तो बड़ी खुशी खुशी उसने शिवाजी महाराज के सहयोगियों को वापस भेज दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद औरंगजेब तक खबर पहुंचती है कि शिवाजी महाराज बहुत बीमार हैं और उनके पास जितने सहयोगी हैं वो सब चिंतित लग रहे हैं। क्षीण आवाज में शिवाजी महाराज ने एक प्रार्थना की कि पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए खूब सारी मिठाइयां बंटवाऊं। उनकी इस प्रार्थना में किसी को कोई हानि लगी ही नहीं। तो उसी दिन से बहुत बड़ी बड़ी डलियाओं में खूब सारी मिठाइयां शहर से बन बन के शिवाजी महाराज के उस कक्ष में आने लगी। वहां बहुत बड़े स्केल पर पूजा होती थी और शिवाजी महाराज उन मिठाइयों पर हाथ रखते थे, आशीर्वाद दे रहे हों जैसे। और वो डलियां जो अंदर मिठाइयां लेकर आती थीं, वो बाहर उन मिठाइयों को प्रसाद रूप में लेकर चली जाती थी। जितने सिपाही पहरा दे रहे थे उनका एकमात्र काम था, इतनी सारी डलियां आ रही हैं, उन्हें खोल के देखो अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं। जब वो वापस आ रही हो तो फिर खोलो और फिर देखो कि कोई गड़बड़ तो नहीं। शिवाजी महाराज के सहयोगी उन सिपाहियों पर तरस खाते हुए उनसे कहते थे कि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं, सबसे पहला प्रसाद आप ही को मिलना चाहिए। तो रोज शिवाजी महाराज के आशीर्वाद युक्त प्रसाद सिपाहियों को मिला करता था। सिपाही खुश, शिवाजी महाराज खुश।
उनके सहयोगी खुश, संभाजी राजे भी खुश। ये सिलसिला बहुत दिन तक चला। अंत में होने ये लगा कि मिठाइयों से लदी हुई ये बहुत बड़ी बड़ी डलियां आती थीं और सिपाही कहते थे, अरे कौन देखे भाई, जाने दो। जब वापस वही मिठाई प्रसाद बन करके डलिया में आती थी तो सारे सिपाही लड्डू और पेड़े का प्रसाद खाने की ललक में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। चेक कौन करे, मिठाइयां गई हैं, मिठाइयां ही तो आ रही हैं, एक आध डलिया खोल के देख ली ऊपर ऊपर से। यह सिलसिला भी कुछ दिन चला। अंत में 17 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज के सौतेले भाई हीरोजी फर्जंद जी ने अपने हाथ में शिवाजी महाराज का सोने का कड़ा पहना। हीरोजी फर्जंद शिवाजी महाराज जैसे ही दिखते थे, वैसे ही कद, वैसे ही डील डॉल। वो शिवाजी महाराज की शैया पर चादर तान करके, मुंह ढक करके, जिस हाथ में कड़ा पहना था उसे बाहर निकालकर चादर से लेट गए। और जो सेवक शिवाजी महाराज की सेवा शुश्रूषा कर रहा था, उनके पांव दबा रहा था, वो अब हीरोजी फर्जंद जी के पांव दबाने लगा। मिठाई से लदी डलियां आई, बढ़िया बढ़िया सुगंध सैनिकों के नाक में गई। सब सैनिकों ने इस बात का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कब शिवाजी महाराज आशीर्वाद देंगे और मिठाइयां प्रसाद में परिणत हो जाएंगी और हमें खाने को मिलेंगी। शिवाजी महाराज के कक्ष में पूजाएं हुई, कुछ मिठाइयां निकाली गईं। एक डलिया में शिवाजी महाराज बैठे, एक डलिया में संभाजी राजे बैठे। ऊपर से लड्डू पेड़े लाद दिए गए। विश्वसनीय कहार उन डलियों को लेकर उनके कक्ष से बाहर निकले। कुछ डलियां खोली गईं। उत्फुल्लित सैनिकों में प्रसाद बांटा गया। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, भाई जाने दो, रोज की तरह से प्रसाद से लदी हुई डलियां आ रही हैं। अब वो छोटा सा घर जो एक कारागार सा बन गया था, वहां से सब डलियाओं के साथ वो 2 डलियां भी निकल ली जिसमें शिवाजी महाराज और संभाजी राजे थे। कुछ डलियां शहर के बाकी हिस्सों में गईं और ये 2 डलियां और एक आध डलियों के साथ आगरा के उत्तर पश्चिम की तरफ निकल ली। पेड़ों की खुशबू के साथ शिवाजी महाराज ने बाहर की स्वच्छंद हवा का आनंद लिया और इधर हीरोजी फर्जंद लेटे रहे। सिपाही उन्हें लेटा देखते रहे और लगभग 14 से 16 घंटे बीत गए। तब जाकर अगले दिन सुबह हीरोजी उठे और अपने नैसर्गिक वेश में कक्ष छोड़ बाहर चले गए कि भाई मैं दवाई लेने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर वापस कभी नहीं आए। ऐसा ही शिवाजी महाराज के वहां जो सेवक बचे थे उन्होंने किया। तो देखिए, शिवाजी महाराज ने इस बात का ध्यान रखा कि उनका एक भी सहयोगी आगरा में उस समय न बचा हो जब औरंगजेब को यह खबर मिले कि पंछी उड़ चुका है। जहां पर शिवाजी राजे और संभाजी राजे नजरबंद थे, उस जगह से और फिर आगरा से बच निकलना सफिशिएंट नहीं था। उन्हें तो राजगढ़ तक पहुंचना था, पर पहुंचा कैसे जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए। आगरा मुगलिया साम्राज्य के वक्ष स्थल में था, सेंटर, और आगरा से राजगढ़ का जो सीधा रास्ता था वो बहुत कारणों से मुगलों के लिए अच्छा और शिवाजी महाराज के लिए डेंजरस था। ये वो रास्ता था जिसके कि शुरू के शहर अर्थात आगरा के दक्षिण में जो मालवा का पठार पड़ता है, वो हिस्सा 100 से ज्यादा वर्ष से मुगलों के पास था। वो लोग इस एरिया को जानते थे और शिवाजी महाराज पुणे और मावड़ क्षेत्र छोड़कर उत्तर भारत की तरफ पहली बार आए थे। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम की तरफ अर्थात राजस्थान से होकर के भी वे नहीं जा सकते थे। खुली सपाट जमीन थी और ये मिर्जा राजा जयसिंह जी का गढ़ था। एक क्षेत्र ऐसा था और कुछ शहर थे जो कि थे तो मुगलों के पास, लेकिन उनके किसी काम नहीं आने वाले थे। ये कुछ शहर थे मथुरा और काशी। यहाँ पर मुगलों ने इतने अत्याचार किए थे, इतने जुल्म ढाए थे कि लोग कभी भी उनका साथ न देते। और वो क्षेत्र था बुंदेलखंड और बाघेलखंड। इस क्षेत्र का इतिहास ऐसा था कि इसके लोग तन मन प्राण से मुगलों को धिक्कारते थे। अतः बुंदेलखंड की सीमाओं से परे पूर्व में रीवा जैसे शहर हालांकि मुगलों के पास थे, वहां शिवाजी महाराज और मराठों को मदद जरा आसानी से मिल सकती थी। यही बात वहां से दक्षिण के देवगढ़ क्षेत्र की थी। और इस मार्ग के पश्चिम में जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वो शिवाजी महाराज के लिए बड़ा अच्छा बफर जोन की तरह से था। बुंदेलखंड की महिमा हम आने वाली कड़ियों में बताएंगे, लेकिन इस समय आप और मैं जरा शिवाजी महाराज के साथ साथ आगरा से राजगढ़ का वो सफर तय करते हैं। आइए। वो 14 से 16 घंटे की अवधि जिसमें किसी को नहीं पता था कि शिवाजी महाराज और संभाजी राजे निकल चुके हैं। 17 अगस्त सन 1666 दिन का दूसरा प्रहर शिवाजी राजे और संभाजी राजे उस घर को छोड़ के चल देते हैं जहां पर वो नजरबंद थे।
उसके बाद अगले दिन सुबह मुगलों को पता चलता है कि पंछी उड़ चुका है। आगरा से राजगढ़ तक दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर का सीधा रास्ता है। इस पूरे रास्ते में मुगलों ने अपनी पूरी फौज तैनात कर दी थी कि शिवाजी महाराज वहां से निकले और उन्हें पकड़ लिया जाए। इसलिए इस रास्ते से निकलना खतरे से खाली नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने एक घुमावदार रास्ता लिया जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबा था, और यह रास्ता उन्होंने 26 दिनों में तय किया। यानी रोज औसतन उन्होंने 100 किलोमीटर का सफर तय किया। और मैं औसतन कह रहा हूं, यानी कुछ दिन जब वो पहाड़ियों में दर्रों के बीच से निकले होंगे तो वो बहुत कम चल पाए होंगे, 10 कोस यानी 30 कुछ किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि बाकी दिनों में से किसी किसी दिन उन्होंने 200-300 किलोमीटर तक का सफर तय किया होगा, घोड़े पर, नाव में, पैदल चलकर। एक दिन में उस जमाने में 300 किलोमीटर का सफर तय करना लगभग असंभव है, लेकिन असंभव को संभव किया शिवाजी राजे ने। आगरा मुगलिया सल्तनत के वक्ष स्थल में है, सेंटर में। कोई भी रास्ता लें, हर ओर मुगल साम्राज्य था। इसलिए छद्मवेश की, स्थानीय भाषा के ज्ञान की बहुत आवश्यकता थी, और शिवाजी महाराज बहुत सी भाषाओं में पारंगत थे और वहां के लहजे भी जानते थे। यह उनके बहुत काम आया। घोड़े, एक घोड़ा खुले सपाट मैदान पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। उस जमाने की जमीन पर खुली सपाट ही सही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो दौड़ा ही होगा। 300 किलोमीटर तक घोड़े चलाने का तात्पर्य यह है कि अगले दिन आपको घोड़ा बदलना ही है। इसका अर्थ क्या है? उस लंबे से रास्ते में शिवाजी महाराज ऐसे शहरों से निकले होंगे जहां पर घोड़ा बदला होगा। और वो कैसे? उनके गुप्तचर, उनके सैनिक उन शहरों में रहे होंगे, एक दूसरे को खबर देते रहे होंगे कि शिवाजी महाराज यहां से निकलने वाले हैं, उनके लिए घोड़ा तैयार रखा जाए, घोड़े की देखरेख हो, और शिवाजी महाराज के साथ कुछ राशि भी रखी जाए। अच्छा, ये सैनिक, ये गुप्तचर वहां आए कैसे? तीसरी कड़ी में हमने देखा था कि 4000 से अधिक मराठा राजगढ़ से निकले थे और लगभग 350-400 के आसपास मराठा आगरा में दाखिल हुए थे। बाकी 3500 से अधिक मराठा रास्ते में बहुत से शहरों में रुक गए। इनमें से सैनिक थे, सिपहसालार थे, गुप्तचर थे, और उन शहरों में लोगों से घुल मिल गए। जब इन मराठों को यह खबर मिली होगी कि शिवाजी महाराज नजरबंद हो गए हैं, तो उनके भाग निकलने की योजना में इनमें से काफी लोग शामिल हो गए होंगे, और ये सब प्लानिंग की होगी कि इन शहरों में पहुंचो, राशि रखो अपने साथ, घोड़े खरीदने होंगे, घोड़ों की देखरेख करनी होगी। तो ये देखिए, इतनी बड़ी प्लानिंग थी। संभाजी राजे, 36 वर्ष का एक पुरुष, 9 वर्ष का बच्चा, एक जगह दिखता है लोगों को, दूसरी जगह दिखता है, और तीसरी जगह जैसे ही दिखता है लोगों को संदेह होने लगता है। इसलिए पिता और पुत्र पूरे रास्ते साथ नहीं चल सकते थे। अतः किसी सुरक्षित स्थान में संभाजी को रखना, जहां पर किसी को बहुत लंबे समय तक कानो कान खबर न मिले, इसकी योजना भी बहुत पहले बन गई थी। कुछ अनिष्ट होगा इसका अंदेशा जब शिवाजी राजे और इतने सब मराठे निकले थे, सबको था। अतः अपने साथ अच्छी मात्रा में राशि लेके सभी लोग निकले थे। शिवाजी राजे ने राशि औरंगजेब को भेंट दी थी। जब वो नजरबंद हो गए थे तो मुगलिया सिपहसालारों और सैनिकों के साथ मित्रता करने में भी कुछ राशि व्यय हुई, भाई इंफॉर्मेशन निकालनी थी। और उसके बाद स्थान स्थान पर छद्मवेश धारण करना, घोड़े लेना, नाविक को पैसे देना, खाना खाना, सराय में रहना, इत्यादि इत्यादि बहुत खर्चे थे। तो इतनी राशि थी, और वो भी मुगलिया करेंसी में, कि शिवाजी महाराज का जो पूरा सफर था वो इतनी जल्दी तय हो पाया। अब आप और मैं उस सफर पे चलते हैं। आगरा से मथुरा लगभग 56 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। शिवाजी राजे और संभाजी राजे दिन के दूसरे या तीसरे प्रहर घोड़े लेकर मथुरा की ओर रवाना हुए होंगे। खुली सपाट जमीन है, और इस समय यानी अगस्त के महीने में सूरज लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास अस्त होता है, और शाम 7:15 साढ़े 7 तक रोशनी रहती है। तो दिन रहते हुए दोनों पिता पुत्र मथुरा पहुंच गए होंगे। यहां पर मोरोपंत जी के रिश्तेदारों के यहां संभाजी को रखा गया। मथुरा वैसे भी वो शहर था जिसको औरंगजेब ने आक्रांत कर रखा था, तो वहां के लोग मुगलों को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा भारत के प्राचीनतम शहरों में से है मथुरा। धार्मिक स्थल है, भीड़ बहुत रहती है,
तो भीड़ में गायब हो जाना बहुत आसान है। तो कुछ मोरपंथ जी के रिश्तेदारों के संरक्षण की वजह से, कुछ मथुरा शहर में लोगों की वजह से और कुछ शिवाजी राजे की योजना की वजह से संभाजी राजे मथुरा में सुरक्षित थे। यहां से शाम होने से पहले शिवाजी राजे दिल्ली की तरफ निकले। मथुरा से दिल्ली उत्तर की दिशा में है, सपाट जमीन लगभग 150 किलोमीटर। तेजी से घोड़ा चलाते हुए 3 से 4 घंटों में वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते अवश्य ही रात हो गई होगी। रात में एक घुड़सवार, यहां अनुमान यह है कि शिवाजी राजे ने किसी मुगलिया सैनिक का वेश धर लिया होगा और दिल्ली की गश्त लगाई होगी। भाई देख लें मुगलों की राजधानी कैसी है, इस पे आक्रमण भी तो करना है। तो 1-8 घंटे शिवाजी राजे ने इत्मीनान से दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त गश्त लगाई होगी और उसके बाद निकले होंगे वहां से, कहां, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ। दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के तट पर है। शिवाजी महाराज ने जो रास्ता लिया वो गंगा जी के किनारे वाला रास्ता था। गढ़मुक्तेश्वर गंगा के तट पर बसा हुआ है। इसकी मान्यता तो पूरे भारत में है। दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तो शिवाजी राजे जब गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे होंगे तो सूर्य उदय हो रहा होगा। गंगा मैया के किनारे शिवाजी राजे ने पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का अवलोकन किया होगा, जल चढ़ाया होगा, आचमन किया होगा और फिर वहां से एक नया घोड़ा लेकर के गंगा जी के किनारे किनारे कन्नौज की तरफ निकले होंगे। कन्नौज क्यों? कन्नौज अगला बड़ा शहर था। तो ये सफर शिवाजी राजे ने थोड़ा सा घोड़े पर, थोड़ा सा नाव पे किया होगा। भाई जब नजरबंद थे तो शिवाजी महाराज ने कहा था कि वो बैरागी हो गए हैं, प्रयाग चले जाएंगे, संगम का दर्शन करेंगे, काशी चले जाएंगे। तो शिवाजी राजे तो अपने वचन के पक्के हैं, तो प्रयाग भी गए होंगे और उसके आगे लगभग 125 किलोमीटर दूर काशी भी गए होंगे और वहां काशी से रीवा की तरफ निकले होंगे। रीवा भी पुराना शहर है। इसी शहर में संगीत सम्राट तानसेन ने गायन शुरू किया था। काशी से रीवा लगभग 225 किलोमीटर है और रीवा के बाद शिवाजी राजे छिंदवाड़ा की तरफ निकले होंगे, जो कि वहां से लगभग 450 किलोमीटर के फासले पर है। यहां पर रास्ता दुरूह है। विंध्याचल, सतपुड़ा शुरू हो जाते हैं। कुछ दूर पर नर्मदा जी भी हैं। छिंदवाड़ा से शिवाजी महाराज अमरावती की तरफ निकले होंगे। यहां पर कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग्यनगरी यानी हैदराबाद से होकर के आए, लेकिन हैदराबाद थोड़ा दूर पड़ जाता है। अमरावती से वो सीधे राजगढ़ नहीं आए होंगे। ऐसा क्यों? अमरावती से राजगढ़ के सीधे रास्ते के बीच में अहमदनगर पड़ता है। अहमदनगर मुगलों का बहुत बड़ा गैरिसन था, बहुत सैनिक थे। तो इसलिए शिवाजी राजे तुलजापुर होते हुए आए होंगे और तुलजापुर में तो मां तुलजा भवानी है। तो यह भी एक कारण होगा शिवाजी राजे का तुलजापुर होते हुए आने का, कि देखिए इतनी बड़ी विषमता से मैं निकल करके आया हूं मां आपकी कृपा से। तो वहां मां तुलजा भवानी को प्रणाम करके तुलजापुर से लगभग 300 किलोमीटर के फासले पर राजगढ़ शिवाजी राजे पहुंचे। कब? 12 सितंबर 1666, मात्र 26 दिनों में। और वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह जी को एक पत्र लिखा कि देखिए मैं तो आपके कहने पर आगरा गया था और वहां मेरे साथ यह सुलूक किया गया, यह तो विश्वासघात है, बहुत बुरी बात है और इसी वजह से मैं वहां से निकल आया। अब यहां राजगढ़ आ गया हूं तो आपको सूचित कर रहा हूं, आप मेरे मित्र हैं। इसके साथ साथ एक अफवाह फैली कि शिवाजी राजा के पुत्र संभाजी राजे नहीं रहे, वो सफर में ही कहीं चल बसे। यह भी अफवाह फैला दी गई कि शिवाजी राजा के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ है। और इस सब कंफ्यूजन के माहौल में और क्या हो रहा था कि अफगानों ने मुगलों का नाक में दम किया हुआ था, तो औरंगजेब शिवाजी राजे के भाग जाने से भी परेशान था और उधर अपनी सीमा के पश्चिम उत्तर पश्चिम में अफगानों के और फारस के शाह के आक्रमण से भी डर रहा था। इधर वो जयसिंह जी से भी क्रुद्ध था। तो 1-2 महीने काफी कंफ्यूजन की परिस्थिति रही। इतने बीच में मध्य नवंबर में संभाजी राजे राजगढ़ पहुंच गए। तो यह था पूरा किस्सा कि शिवाजी महाराज आगरा क्यों गए, वहां गए तो उनके साथ क्या हुआ और फिर वहां से वो कैसे वापस राजगढ़ पहुंचे। इसी को कवि भूषण ने अपने एक मनहरण छंद में कहा है कि घिरे रहे घाट और बाट सब घिरे रहे, बरस दिना की गैल छिन्न माही छह गयो, ठौर ठौर चौकी ठाड़ी रही असवारन की, मीर उमरावन के बीच वह चले गयो, देख में ना आए ऐसो कौन जाने कैसो गयो, दिल्ली कर मीड़े कर झारत किते गयो, सारी पातशाही के सिपाह सेवा सेवा करें, परे रहे हो पलंग परेवा सेवा हो गयो।
परे रहो पलंग परेवा सेवा हो गयो। परेवा यानी पक्षी। जिस पलंग पर शिवाजी महाराज लेटा करते थे वो पलंग तो ऐसे ही पड़ा रह गया और वो स्वयं एक पक्षी की तरह छूमंतर हो गए। इतिहास की ये सच्चाई ऐसी है जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। इसके बाद जो 2.5 से 3 वर्षों में शिवाजी महाराज ने 12 दुर्गों के क्षेत्र को विकसित किया, अपना सैन्य बल बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन सशक्त किया, जल सेना बनाने के लिए अपनी सोच को प्रखर किया, अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया, सैनिकों को प्रशिक्षित किया, अपने गुप्तचरों के नेटवर्क को भी सशक्त किया, इतना कुछ किया और इतनी फुर्ती से किया कि आज भी हमारे लिए उदाहरण है और प्रेरणा का स्रोत है। तो हमारा ये प्रयोग कि एक ही कड़ी में पूरी कहानी बता देना, ये आपको कैसा लगा? इस विषय में हमें जरूर बताइएगा। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।